वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मेरा नाम है रिंकू कुमार। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोल्ड वॉर एरा के बारे में। सो बेसिकली कोल्ड वॉर एरा क्या था? ये एक ऐसी पॉलिटिकल टेंशन की सिचुएशन थी जिसमें मिलिट्री तो एग्जैक्टली नहीं लड़ती थी, लेकिन दो कंट्रीज़ के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक तरह से वॉर हो गई थी। लेकिन एग्जैक्टली हम वॉर भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बस बातों के जरिए वर्बली होती थी। इसमें कोई भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होता था। ये एक दूसरे के खिलाफ जाते थे, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज़ के ये लोग खिलाफ चले जाते थे। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था, उसके बस एंडिंग में शुरू हुई थी, तो इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप करने शुरू कर दिए थे। तो हर पल ये टेंशन बनी रहती थी कि आज नहीं तो कल हम पे एक न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। अब कोल्ड वॉर के पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे कि सबसे बड़ा रीज़न तो है हमारा आइडियोलॉजीज़ का डिफरेंस। जो दोनों ही कंट्रीज़ थी, इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में आइडियोलॉजीज़ का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। जैसे कि हमारी जो यूएसए थी, ये हमारी कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, वहीं जो हमारा यूएसएसआर था, ये हमारा कम्युनलिज्म को फॉलो करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो कैपिटलिज्म होती है, ये पूरी तरह से एक पूंजीवादी सभ्यता होती है, जिसमें कि लोग पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो ज़्यादा अमीर होता है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। इसी तरीके से एक कैपिटलिज्म चलता है। वहीं जो कम्युनलिज्म होता है, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। इसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी इंसान की नहीं होती है। सभी लोग गवर्नमेंट की नज़रों में इक्वल होते हैं, सभी को इक्वल चीज़ें दी जाती है, इक्वल एकदम इक्वल ही हर किसी को ट्रीट किया जाता है। अब इसमें जो था, लोग दो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, तो जो पूरा वर्ल्ड था ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। एक जो लोग कैपिटलिज्म के साथ जा रहे थे और जो एक कम्युनलिज्म के साथ जा रहे थे। अब इसी की वजह से ये दोनों बस अपनी ही आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे, एक दूसरे को इसी चीज़ में हराना चाहते थे। मेजर इवेंट्स जो हुए थे हमारे कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो थे टर्मेन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान। इसमें जो था, यूरोप को यूएसए ने पैसा दिया था और कोशिश की थी कि यूरोप को कम्युनलिज्म के खिलाफ करने की। और वहीं दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था, उसने बर्लिन ब्लॉक किया था, यानी वेस्ट बर्लिन की साइड को उसने पूरा ब्लॉक कर दिया था, जिसके जवाब में यूएसएसआर ने एयरलाइन के थ्रू उनको सप्लाईज दी थी, फूड प्रोवाइड किया था। उसके बाद हमारा हुआ था एक कोरियन वॉर। जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं कि कोरियन वॉर, जैसे कि हमारा एक साउथ कोरिया है और एक हमारा नॉर्थ कोरिया है। जहाँ की नॉर्थ कोरिया हमारा यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, वहीं साउथ कोरिया हमारा यूएसए को सपोर्ट करता था। साउथ कोरिया कैपिटलिज्म के साथ था, नॉर्थ कोरिया सोशलिज्म के साथ था। अब इन दोनों के बीच में एक वॉर हो गई, जिसमें पहली बार इनडायरेक्टली दोनों ही आइडियोलॉजीज भिड़ गई थी। उसके बाद हमारा है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें जो रशिया था, यानी कि यूएसएसआर, इसने क्यूबा में अपनी मिसाइल सेट कर दी थी। और इसके बाद वहाँ था हमारा एक अफगानिस्तान का, जिसमें रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसका विरोध किया था वहाँ के रिबेल्स ने, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ थे, और इन्हीं रिबेल्स की हेल्प की थी उस समय यूएसए ने। फिर हमारा जो क्यूबा मिसाइल मिशन है, ये क्राइसिस है, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइल प्लेस कर दी थी। इसी के ऊपर ये चीज़ थी। फिर आता है मिलिट्री अलायंसेस। अब क्योंकि दोनों ही जगहों पे एक तरह से वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, पर वॉर नहीं हो रही थी, तो दोनों ही देश एक दूसरे अपने को एकदम स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर बने हुए थे। तो वहीं यूएसए ने हमारा नाटो, इस टाइप के अलायंसेस बनाई थी, जिसमें कि ये लोग कंट्रीज़ को मिलिट्री अलायंसेस में जोड़ते थे और यूएसएसआर के खिलाफ ये लोग काम करते थे। और इसी के अपोजिट में यूएसएसआर ने भी अपना एक वॉरसो पैक्ट बनाया था, जो कि सेम फंक्शन था, बस ये खिलाफ था नाटो के। अब रोल क्या था हमारा स्मॉलर कंट्रीज का, स्मॉलर स्टेट्स का कोल्ड वॉर के टाइम पे?
जो स्मॉलर कंट्रीज थी, स्मॉलर स्टेट्स थे, वो ज्वाइन कर रहे थे इन दो आइडियोलॉजीज को, या तो सोशलिज्म की साइड जा रहे थे या तो कैपिटलिज्म की साइड जा रहे थे, किस लिए, एड के लिए यानी मनी की हेल्प के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए। वहीं इसके बदले में उनके साथ क्या हो रहा था, वो बेस बन रहे थे इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का और सुपर पावर का। और कुछ कुछ जो कंट्रीज या स्टेट थी वो बैटल ग्राउंड भी बन गई थी और प्रॉक्सी वॉर के उस पर भी आ गई थी, जैसे हमारा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आ गए थे। अब आर्म कंट्रोल के लिए कुछ ट्रीटीज साइन की गई थी। इसमें बेसिकली ये था कि मेन ये न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर था कि अब जो न्यूक्लियर पावर जिनके पास अभी तक आ चुकी है, बस वही लोग न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे कोई न्यूक्लियर पावर टेस्ट नहीं कर सकता, जिसके खिलाफ में इंडिया भी गया था। इंडिया इसके खिलाफ था और जिस जिस कंट्री ने इनके एग्रीमेंट पर साइन किया था वो लोग आगे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते थे, पर इंडिया ने इस पर कभी साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया ने कभी अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब नैम क्या था, नॉन अलाइंड एक मूवमेंट था जिसके फाउंडर ये लोग थे, जिसमें से नेहरू जी जो थे ये हमारे इंडिया के उस टाइम प्रेसिडेंट थे। और ये एक ऐसा ग्रुप था जैसे कि उस समय बाइपोलर सिचुएशन चल रही थी, एक यूएसएसआर था, वहीं दूसरी साइड था यूएसए। अब हर कोई इन्हीं दो आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसी समय एक डिफरेंट ग्रुप निकल के आता है जो हमारा जाता है नैम। ये एक नॉन अलाइंड मूवमेंट था, ना ये लोग इनके साथ थे और ना ही ये इनके साथ थे, ये एक अपना अलग ग्रुप बन गया था, जबकि ये बनना नहीं चाहता था लेकिन ये बन गया था अपना एक अलग ग्रुप, क्योंकि जब दो पिलर पहले से ही है और कोई अपनी तीसरी आइडियोलॉजी लेके आता है तो ऑटोमेटिकली एक तीसरा ग्रुप बन जाता है। तो इसमें ये लोग बेसिकली इन दोनों के में से किसी को भी एक को इनने सपोर्ट नहीं किया, ये दोनों की ही साइड थे। ये बस बोलते थे कि हम जो सही है उसके साइड रहेंगे, हम किसी एक की साइड ऐसे पर्टिकुलरली नहीं है। अब इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर के टाइम पे? इंडिया एक बहुत, क्योंकि फाउंडर में से एक है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का, जिसने कि अवॉइड किया ज्वाइनिंग मिलिट्री अलायंसेस। मैंने जैसे आपको बताया न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो अलायंसेस बनाए गए थे उसको ज्वाइन करने से इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था, उसने साइन करने से मना कर दिया था। और इसने मेंटेन किया था एक अच्छे रिलेशनशिप दोनों ही सुपर पावर्स के साथ। दोनों ही सुपर पावर्स ने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए थे। तो कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ग्लोबल मिलिटराइजेशन हो गया था। इसमें क्या हुआ था कि सभी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज थी, सभी अपनी अपनी मिलिट्रीज को पावरफुल बनाने में लग गई थी, सभी अपने ऊपर वर्क करने लग गई थी, क्योंकि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो जवाब देने के लिए उनके पास भी कुछ वेपन्स होने चाहिए। तो सभी एक दूसरे को अपने अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिगड़ गए थे और भी ऐसी कई चीज़ें यहाँ पे हुई थी। न्यूक्लियर वॉर का हमेशा यहाँ पे टेंशन बना रहता था, क्योंकि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर। आखिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर किस तरह से हुआ? बर्लिन वॉल थी वो गिरा दी गई थी। एक बर्लिन वॉल बनाई गई थी ईस्ट जर्मनी की तरफ से वेस्ट जर्मनी के लिए, वेस्ट बर्लिन के लिए, जिसमें बर्लिन को चारों तरफ से एक वॉल से घेर दिया था, जिसको 1989 में तोड़ दिया गया। और ये शो करता था कि अब हम कम्युनलिज्म के से फ्रीडम पा चुके हैं। अब कम्युनलिज्म से इन लोगों को फ्रीडम मिल गई थी, यानी कि अब ये सारे कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे। यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों वापस से मिल गए थे। और सबसे मेन चीज हमारा डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का 1991 में। अब ये जो कोल्ड वॉर एरा था ये हमारा चला था 1945 से लेके 1991 तक। 1991 में हमारा डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का 15 कंट्रीज में, और उसमें सबसे बड़ी कंट्री हमारी रशिया थी। तो यूएसएसआर की जगह आगे चल के रशिया को मिल गई, और यही हमारे कोल्ड वॉर एरा का एंड था। अब इसमें न्यूक्लियर हमले का खतरा हर समय क्यों बना रहता था? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कगार पे थी, तो उस समय यूएसए ने जापान पे अटैक कर दिया था। कहाँ पे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। इस पे इन्होंने एटम बॉम्ब गिरा दिया था, जो हमारा हिरोशिमा का एटम बॉम्ब था,
ये गिराया गया था 6 अगस्त को 1945 में, और वहीं जो नागासाकी का था ये आपका गिराया गया था 9 अगस्त को। अब इसका मेन रीज़न क्या था इन दोनों को गिराने का? तो ये जो एटम बॉम्ब्स गिरे थे इनका मेन रीज़न था कि जो जापान था ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, तो इसको जल्दी से जल्दी सरेंडर कराना ये लोग चाहते थे। और वहीं दूसरा रीज़न था कि ये यूएसएसआर को दिखाना चाहते थे कि हम पावरफुल हैं, हम तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं। जिसका असर ये हुआ कि जापान ने 15 अगस्त को 1945 में सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद हमारा 2 सितंबर 1945 में ऑफिशियली हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। इस वजह से, क्योंकि यूएसए ने यूएसएसआर को शो किया था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो इस वजह से यूएसएसआर ने भी अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दिया और कोल्ड वॉर की पूरी सिचुएशन बन गई थी। अब तो ये वही टाइमलाइन है जो अभी हमने ऊपर कवर की है। बाकी और कंक्लूजन, तो कोल्ड वॉर ने हमें बेसिकली ये चीज़ बताई कि कभी भी जो है वॉर से ज़्यादा हम बातचीत के थ्रू हम चीज़ों को सुलझाएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और नैम ने कोल्ड वॉर के टाइम पे नैम ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था पीसफुल चीज़ें करने के लिए, क्योंकि नैम ही वो था जो एक थर्ड पिलर बन के निकला था, और उसके अंदर जिस जिस कंट्री ने ज्वाइन हुए वो लोग वॉर से बच गए थे, काफ़ी प्रॉक्सी वॉर से वो लोग बच चुके थे। तो आज की वीडियो में कोल्ड वॉर एरा के टॉपिक पे इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।